वीएफएक्स एक शानदार कला है। आधुनिक ब्लॉकबस्टर्स को सुंदर और यथार्थवादी बनाने के लिए लाखों डॉलर खर्च किए जाते हैं। अधिकतर हिस्सों में वो कभी दिखती भी हैं। वीएफएक्स कलाकारों को प्रकाश की फिजिक्स के बारे में बहुत ज्यादा गहराई से जानना पड़ता है और असली दिखने वाला सिर्फ एक इमोशनल मानव चेहरा बनाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है वो चौंकाने वाली होती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जितना पैसा इनके पास होता है उतने में तो फिल्म स्टूडियोज को इस काम के लिए बेहतरीन कलाकार मिल जाते होंगे, है ना? खैर, हमेशा ऐसा नहीं होता और हालांकि गलतियां हम सभी से होती हैं, लेकिन इनमें से कुछ को नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल होता है। आइए देखते हैं अब तक की कुछ सबसे मजेदार और महंगे फिल्म इफेक्ट विफलताओं को। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। हालांकि सीजीआई और वीएफएक्स एक दूसरे से संबंधित हैं, वे एक चीज नहीं है। लेकिन इस वीडियो में हम फिल्मों में दोनों की ही विफलताओं के उदाहरण देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटर जैक्सन आसानी से मानते हैं कि पहली ट्रायलॉजी की तुलना में द होबिट ट्रायलॉजी बेहद ही जल्दबाजी और उलझन में बनाई गई थी। अधिकांश लड़ाई एक धब्बे की तरह नजर आती है और इसका कारण है विजुअल इफेक्ट्स में जरूरत से ज्यादा ढिलाई होना। जैसे कि यादगार बैरल चेज सीक्वेंस को ही ले लेते हैं, जहाँ बॉने एक बड़े बैरल में छिपकर नदी में तैरते हुए अपना पीछा कर रहे ओक्सर से बच निकलते हैं। हालांकि ये बहुत मजेदार सीक्वेंस है और उन्हें निश्चित ही इसे बनाने में बड़ा मजा आया होगा, लेकिन विश्वसनीय नहीं है। मैंने खुद को हंसते हुए पाया जब बॉम्बर का बैरल नदी के किनारे इस तरह टकरा रहा था, जिसका असल फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है। वो किससे बना था, रबर से या लकड़ी से? इस सीन के लाइट इफेक्ट्स, खास करके किनारे पर डाला गया प्रकाश, नकली सुनहरे लग रहे थे, एक अनावश्यक चमक जो पूरी फिल्म में छाई हुई थी। एक और उदाहरण है जहाँ फिजिक्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया और वो था लेगोलास के पैरों के नीचे से पुल गिरता हुआ नजर आ रहा है। कुछ इस तरह की वो एक गिरते हुए पत्थर से दूसरे गिरने वाले पत्थर पर छलांग लगाकर बढ़ता जाता है। ये उड़ने के जैसा ही है। और हाँ, मैं जानता हूँ कि बोनो को फुर्तीला माना जाता है, पर ये बड़ा ही हास्यास्पद है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? बात हास्यास्पद की हो रही है तो आइए देखते हैं हमारे पसंदीदा ठरकी अंतरिक्ष के घोंगे को। स्टार वॉर्स अ न्यू होप के 1997 के विशेष संस्करण में जब्बा और हान सोलो का एक दृश्य, जिसे 1977 की मूल सीरीज में छोड़ दिया गया था, फिर से जोड़ा गया। जबकि कहानी में इस दृश्य का महत्व संदिग्ध है। सीजीआई जब्बा की क्वालिटी हंसाने वाली है। धुंधली बनावट और भद्दे प्रदर्शन के कारण भयानक माने जाने वाला हट उदास और पिचका हुआ दिखता है। एक खलनायक स्पेस स्लग कम और किसी वीडियो गेम का स्थायी नॉन प्लेयर कैरेक्टर ज्यादा। और हाँ, माना कि 1997 है, लेकिन ये जुरासिक पार्क के 4 साल बाद है, जिसने हमें ये सिखाया है कि क्रिएचर इफेक्ट्स कैसे दिए जाते हैं। जब्बा का 2004 का अपडेटेड वर्जन भी अपने आप में काफी बुरा था, यकीन न आने की हद तक झुर्रीदार और गहरा, बल्कि नए रूप को फिट करने के लिए पूरे दृश्य के रंगों को फिर से जमाना पड़ा। तो क्या वे इसके लायक था? और आप किस वर्जन को पसंद करते हैं? ज्यादातर सीजीआई गलतियां तब होती हैं जब एक्शन सीक्वेंस बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाए गए हों। बॉन्ड फिल्म तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और 2002 की डाई अनदर डे कोई अपवाद नहीं है। अक्सर अब तक की सबसे बुरी बॉन्ड फिल्म कही जाने वाली इस फिल्म में पागलपन और भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है जब बॉन्ड ब्रोजनन को बर्फ को भी चीर देने वाली स्पेस लेजर से बचना होता है। एक बर्फ की चट्टान गिरने से बनी सुनामी पर सवार होकर विचार काफी अच्छा है, लेकिन उसका क्रियान्वयन कम से कम शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही घटिया है। भारहीनता प्रतीत होने के एक और उदाहरण में एक जाहिर सा सीजी मॉडल सिर्फ पीले पैराशूट की मदद से अचानक ही लहरों के ऊपर आ जाता है। बॉन्ड बिल्कुल सही जगह उतरता है, लेकिन उसका एकमात्र प्रभाव जो हम पानी पर देखते हैं वो है एक छोटी सी लकीर, जैसे कि कंकड़ हवा में उछालकर पानी में फेंकने से बनती है, जबकि लहर कटने पर बनना चाहिए था। एक विशाल वेग कंप्यूटर द्वारा बनाई गई पानी की दीवार बैकग्राउंड में उभरती है और साफ मालूम पड़ता है कि हम एक के ऊपर एक रखे गए फुटेज के 2 अलग अलग टुकड़ों को देख रहे हैं। अच्छी कोशिश मिस्टर बॉन्ड, आपने लगभग मुझे बेवकूफ बना ही दिया था। अब जुरासिक पार्क, मैं जानता हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, इतनी उत्कृष्ट कृति इस लिस्ट में क्या कर रही है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि अपने इरादों और उद्देश्यों के कारण जुरासिक पार्क वाकई अपने समय से बहुत आगे थी। बहुत सारे आश्चर्यजनक डायनासोर इफेक्ट्स और फिल्म में एनिमेट्रॉनिक्स के बढ़िया उपयोग को दर्शाते हैं और अभूतपूर्व सीजी का श्रेय कुछ हद तक विशिष्ट दिशात्मक प्रकाश के सावधानी पूर्वक प्रयोग को दिया जा सकता है, जो एनिमेटर्स के लिए लाइट का अच्छा उपयोग करना आसान बना देता है, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही लाइट सोर्स को ध्यान में रखना होता है। ये खास तौर से बारिश में टीरेक्स के बाहर आने के दृश्य में स्पष्ट है। फिल्म में एकमात्र बड़ी गलतियों में से एक वास्तव में एक कंप्यूटर रेंडरिंग त्रुटि थी, और यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो मैं आपको पलक न झपकाने की सलाह दूंगा। देखें कि क्या आप क्लिप में उसको ढूंढ पाएंगे या नहीं। क्या आप ये देख सकते हैं? यदि हाँ तो आपकी आंखें काफी तेज होंगी। मुझे तो वीडियो की गति 25% करनी पड़ी इसे देखने के लिए।
अब रैप्टर को देखिए, देखते रहिए, एक पल के लिए रैप्टर टी-रेक्स के मुंह से पूरी तरह गायब हो जाता है। क्रेजी है ना। एनिमेटर्स बहुत ही भाग्यशाली थे कि कंप्यूटर तब खराब हुआ जब नोटिस करना सबसे मुश्किल था। उनकी किस्मत अच्छी थी कि सिर्फ रैप्टर गायब हुआ, वरना एक गायब टी-रेक्स को फिर से लाने में महीनों लग जाते। किसी को इन अदृश्य रैप्टर्स के बारे में एलन को बताना चाहिए। एक बोलते हुए रैप्टर के बारे में आपका क्या ख्याल है? तुलना करने के लिए आइए कुछ हाल ही की फिल्मों की ओर ध्यान देते हैं। कुल मिलाकर मार्वल की ब्लैक पैंथर एक बेहतरीन फिल्म थी। इसमें कुछ महान चरित्र और वेशभूषा, रोमांचक लड़ाइयाँ और आकर्षक कहानी थी, और हमें चाहिए भी क्या। खैर, एक अच्छा आखिरी प्रदर्शन बेहतर होता। टीचला और किलमोंगर के बीच की आखिरी लड़ाई के बारे में सबकी राय बटी हुई थी, जिसमें कईयों ने शिकायत की कि सीजीआई से भरी हुई कॉम्बैट सीक्वेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। सीजी मॉडल जितना ज्यादा महत्व नहीं होता, उन्हें वीएफएक्स आलोचकों से काफी खरी खोटी सुननी पड़ती है, क्योंकि ये सारे प्रदर्शन को मजाकिया बना देते हैं। यदि इसे खराब रोशनी वाली उस गुफा से मिला दिया जाए जहाँ जहाँ लड़ाई होती है, जो कि कपड़ों की बनावट को कोई गहराई नहीं प्रदान करती, तो ये वाकई एक समस्या होती है। इस सीक्वेंस को एक वर्चुअल फ्लोटिंग कैमरा तकनीक द्वारा एनिमेट किया गया था, जो समय की कसौटी पर खरा नहीं उतरा है। सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था एक्समैन फिल्म में, साल था 2000। समीक्षकों ने कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट द्वारा हीरे के कपड़े बनाने के लिए किए गए बेहतरीन काम को बहुत ज्यादा सीजीआई एनहांसमेंट से लपेट देने के निर्णय पर भी सवाल उठाया है। चैडविक बोसमैन और माइकल बी जॉर्डन दोनों के लिए व्यक्तिगत सूट्स बनाए गए थे, तो फिर उनका प्रयोग क्यों नहीं किया गया? यकीन नहीं होता कि बोसमैन के सूट पर फिल्म के अधिकतर भाग के लिए इतना ज्यादा सीजीआई इफेक्ट क्यों डाला गया कि उसके सिर को रोटोस्कोप करना पड़ा हो, उस कॉस्ट्यूम पर जो वास्तविक जीवन में मौजूद था। यदि आप अपनी पोशाकों का उपयोग नहीं कर रहे हैं मार्वल, तो मुझे उन्हें आपके हाथों से लेने में बेहद खुशी होगी। हमारी किस्मत अच्छी है कि इस अगली फिल्म का मुख्य किरदार कोई पोशाक नहीं पहनता या फिर कोई कपड़े। जब 2005 में पीटर जैक्सन की नई किंग कॉन्ग फिल्म आई, तो हर कोई उसकी भव्यता और विस्मयकारी वीएफएक्स देखकर दंग रह गया था। मेरे लिए प्रमुख आकर्षण था कॉन्ग और टी-रेक्सिस की लड़ाई, जो बेहद कुशल थी। मोशन कैप्चर और सीजीआई दोनों का एक साथ प्रयोग करने में एंडी सर्किस, जिन्होंने कॉन्ग की भूमिका निभाई, उन्होंने गोरिल्ला व्यवहार का अध्ययन करने के लिए महीनों रवांडा में बिताए, ताकि वो भी वैसा ही व्यवहार कर सकें। हालांकि कई ऐसे मौके हैं जब सब कुछ हरा दिखने लगता है और बायोमैकेनिक्स संदिग्ध लगते हैं, जैसे कि डायनासोर्स की भगदड़। जब खोजी पार्टी भगदड़ से बचने के लिए भागती है, हम देखते हैं कि उनकी लाइटनिंग और डेफिनेशन इस तरह बदलती दिखाई देती है, जो उस परिदृश्य से मेल नहीं खाती। कई एक्स्ट्रा कलाकार कटआउट्स में बदल जाते हैं जैसे जैसे वो पीछे छूटने लगते हैं। दृश्य का सबसे अच्छा हिस्सा, जो संयोग से वीएफएक्स विज्ञान के संदर्भ में सबसे ज्यादा संदिग्ध भी है, रैप्टर्स के आने के बाद आता है। देखिए कैसे ये बहादुर सज्जन निर्णय लेता है कि एक डायनासोर से बचकर भागने के वक्त करने के लिए सबसे अच्छी चीज है एक दूसरे डायनासोर के साथ लड़ाई शुरू कर लेना, वो भी उसके सिर में लात मारकर। हालांकि ये किक वाकई बहुत कूल लगती है, लेकिन अजीब बात है कि ये किसी भी तरह से उस आदमी की छलांग में बाधा नहीं डालती, क्योंकि वो एक वेलोसिराप्टर को लात मार रहा है, एक जानवर जिसकी काफी मजबूत गर्दन होती होगी काटने और फाड़ने के लिए। ना तो सीजीआई डायनासोर का सिर और ना अभिनेता के पैर इस बात का ध्यान रखते हैं, इसलिए माफ कीजिएगा मिस्टर जैक्सन, आप इस बार बच नहीं सकते। यहाँ प्रस्तुत है एक और भयानक गलती जिससे वीएफएक्स टीम सच में बच नहीं सकती। 2012 में ट्वाइलाइट ब्रेकिंग डॉन भाग 2 रिलीज हुई। समीक्षक फिल्म के मेलोड्रामेटिक सोप ओपेरा जैसे अनुभव से ज्यादा प्रभावित नहीं हुए, जिसे फिल्म के $136 मिलियन बजट को देखकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। एक बात जो फिल्म के 2 भाग वाले अंत से जाहिर है, वो है फिल्म का बच्चों की तरफ खास झुकाव। क्यों ना जाने क्यों, उन्हें लगा कि उन्हें इस दृश्य में एक सीजीआई बच्चे की जरूरत है, और वो भी एक डरावना बच्चा। माना कि ये एक दानव बच्चा है जिसे रेनेस्मी कहा गया है, लेकिन फिर भी एनिमेशन बिल्कुल अविश्वसनीय है, और मैं तो इसे भावनात्मक जोड़-तोड़ ही कहूंगा। बच्चे के बालों का परिवेश के अनुसार न होना और सीजी मॉडल में धुंधलापन दृश्य में ध्यान देने से रोक रहे थे। मेरे ख्याल से उन्हें उस चीज को एक बार देखकर ही बाय बाय बच्चे बोल देना चाहिए था। पहले ये मुझे काफी बुरे सपने दे चुका है। जैसा कि हमने अभी देखा, जब खराब सीजीआई की बात आती है तो वैम्पायर फिल्म सबसे बड़ी अपराधी है। जब 2004 में वैन हेल्सिंग रिलीज हुई तो उसने संदेहकारी एनिमेशन में बहुत ऊंचा मानक स्थापित किया, जो कि फिल्म की शुरुआत में ही इस हार्पी जैसे प्राणी से विघटन से जाहिर है। उसके रूप बदलने से पहले ही ये साफ था कि एक पहले से फिल्माई गई पृष्ठभूमि पर सीजीआई मॉडल को चिपकाया गया है और अभिनेत्री का सिर उस मॉडल के सिर पर लगाया गया है। रंगों का मिश्रण और समायोजन ढीला है, जबकि मॉडल की फीकी धुंधली सीमाएं दर्शकों को फिल्म में डूबने से रोकती हैं। जैसे ही हार्पी वैम्पायर काली पकड़कर चीखना शुरू करती है, हमारे सामने एक हास्यास्पद पुरानी वीडियो गेम की तरह का कंकाल लाया जाता है, जो शुक्र है ज्यादा देर तक नहीं रहता। $160 मिलियन बजट वाली फिल्म के हिसाब से प्रभाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो मैं हम सभी पर एक एहसान करना चाहूंगा, इस बेहुदा वीएफएक्स के
खून चूसने वाले नमूने के सीधे दिल पर वार करके। कुछ साल पहले ही द ममी रिटर्न सिनेमाघरों में आई, समीक्षकों से मिश्रित प्रतिक्रिया पाई, लेकिन 433 मिलियन की भारी कमाई की सिर्फ 98 मिलियन के मामूली बजट से। मेरा मानना है कि उन्हें पूरे 100 मिलियन खर्च करने चाहिए थे। उस अतिरिक्त 2 मिलियन का एक एक पैसा लगाना चाहिए था उस बदसूरत जीव को ठीक करने के लिए जिसका नाम था द स्कॉर्पियन किंग। जब ड्वेन द रॉक जॉनसन एक बिच्छू के शरीर के साथ अपनी कब्र से निकलता है तो जैसा कि एक टिप्पणीकार ने बताया, ऐसा लगता है कि वो सीधे PlayStation 2 गेम से बचकर निकला है, और वो भी किसी अच्छे वाले से नहीं। हालांकि VFX सच में मेरी आंखों को चुभता है। मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतना अविश्वसनीय रूप से भयावह और मजेदार चरित्र हमारी स्क्रीन तक पहुंचा। हास्यास्पद एनिमेशन 2000 के दशक की शुरुआत में हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका था, और मुझे अब भी उन सरल दिनों की याद आती है जब एंड गेम बॉस की लड़ाई को इस तथ्य ने बहुत ही कठिन बना दिया था, आप आधे समय तो टांकों में ही रहते थे। वीडियो गेम थीम से आगे बढ़ते हुए आइए सोनिक पर नजर डालते हैं। सोनिक द हेजहॉग एक सेगा वीडियो गेम क्लासिक था, और मैं मानता हूं कि जब मैंने सुना कि वे इस फिल्म में बना रहे हैं तो मैं बहुत उत्साहित था, जब तक कि मैंने इसका ट्रेलर नहीं देखा था। VFX टीम ने सोनिक का जो कि बेहद मानवीकृत और मासूम सा रूप बनाया था, उसकी खेल के प्रशंसकों ने काफी आलोचना की। कैरेक्टर डिजाइन एक बड़ी समस्या होती है। फिल्म सोनिक गेम सोनिक की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखती। उसकी छोटी हरी आंखें, प्यारी सी नाक और छोटा सा मुंह देखकर लगता है कि सोनिक को मानव जैसा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन क्या उसे मानवीकरण की आवश्यकता थी? और मैं दांतों की बात तो ना ही करूं तो बेहतर है। वे सफेद मोती सोनिक की क्रूरता और गति का कोई संकेत नहीं देते, बल्कि वो ऐसी नकली जोड़ी की तरह दिख रहे थे जैसे किसी ने डेंटिस्ट से बनवाई हो। भगवान के लिए, वो एक हेजहॉग है, उसे हेजहॉग के दांत दे दीजिए। शुक्र है कि इस दुर्लभ उदाहरण में जब किसी फिल्म स्टूडियो ने प्रशंसकों की आलोचना को गंभीरता से लिया है। सोनिक डायरेक्टर जेफ फाउलर सोनिक के कैरेक्टर को फिर से डिजाइन करने के लिए मान गए हैं। हालांकि फिल्म की रिलीज टल गई है, पर मुझे खुशी है कि CGI की समस्या तेजी से हल हो गई। तो आपको इन CGI गलतियों में से कौन सी सबसे भयंकर लगी? ऐसे कई बेहतरीन उदाहरण हैं जो मैंने यहाँ शामिल नहीं किए हैं, इसलिए यदि आपको उन भयानक CGI का कोई पसंदीदा टुकड़ा मिला है जो आपको लगता है कि बताने योग्य है, तो मेरे लिए नीचे कमेंट जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।